वन वेलकम बैक टू स्मार्ट नर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चाइल्डहुड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। अगर आप BSN, पोस्ट RN या नर्सिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर DUHS के MHN के वाइवा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का लेक्चर बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल MCQ, शॉर्ट क्वेश्चंस और वाइवा में अक्सर ये पूछा जाता है। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक को बिल्कुल इजी लैंग्वेज, रियल लाइफ एग्जाम्पल और एग्ज़ाम ट्रिक के साथ समझेंगे। लेक्चर के एंड तक ना सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, बल्कि आप इस टॉपिक के MCQs भी कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकेंगे और अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप उसको कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका इंट्रो पढ़ते हैं। ठीक है, तो childhood mental health disorders encompass a range of conditions that affect the emotional, psychological and social well-being of children। ठीक है, देखो जो चिल्ड्रन की जो मेंटल कंडीशंस होती हैं, मतलब मेंटल डिजीज़, बच्चों की जो जहनी बीमारियों में कुछ ऐसी मुख्तलिफ बीमारियां शामिल होती हैं जो हमारे बच्चों के इमोशंस, उनके माइंड और उनकी जो है सोशल लाइफ को अफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा हर वक्त डरा हुआ रहता है, दूसरों से बात नहीं करता या हर वक्त गुस्सा करता है, तो ये उसकी जो है मेंटल कंडीशन का इशू हो सकता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ का इशू हो सकता है। दिस डिसऑर्डर कैन इम्पैक्ट अ चाइल्ड्स थॉट, फीलिंग, बिहेवियर एंड ओवरऑल फंक्शनिंग। अब ये डिजीज़ या ये डिसऑर्डर्स बच्चे के जो थिंकिंग को, ठीक है, उसकी फीलिंग्स को, उसके बिहेवियर को और उसकी जो डेली लाइफ की जो फंक्शनिंग है उस पर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा चाइल्डहुड डिसऑर्डर से अफेक्टेड होगा तो वो स्कूल में नहीं बैठता, दोस्त नहीं बनाता या उसे स्टडी करने में बहुत मुश्किल फ़ील होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चाइल्डहुड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखिए इसे याद करने की ट्रिक ये है कि हम याद रखें सीम, SIEME, सीम। S से सोशल इंटरेक्शन, I से इंटरनलाइजिंग, E से एक्सटर्नलाइजिंग, A से एपिटाइट और N से मेंटल रिटार्डेशन, अर्ली ऑनसेट। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है ऑटिज़म। ठीक है, सही है। ऑटिज़म ना ये एक ऐसी बीमारी है ना जिसमें बच्चे को जो है दूसरों से बातचीत और जो है ना इंटरेक्शन होने में बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, एस्पर्जर सिंड्रोम है ये ऑटिज़म की जो है ना हल्की किस्म होती है, माइल्ड टाइप होती है। ठीक है, इसमें बच्चा जो है इंटेलिजेंट तो होता है लेकिन उसे दूसरों के साथ जो है इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, फिर आता है इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स। सही, इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले होता है एंजाइटी डिसऑर्डर। अब एंजाइटी डिसऑर्डर आपको पता है कि हर वक्त बच्चा अगर डर या परेशानी में रहे तो तब भी ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्स से पहले बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ठीक है, फिर आता है डिप्रेशन, हर वक्त उदास रहना, खेलने का दिल ना करना। डिप्रेशन लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, और एंजाइटी लॉन्ग टर्म होता है, डिप्रेशन सही है, क्रॉनिक होता है। फिर आता है ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस। ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस मतलब किसी डरावने हादसे के बाद जो है जहनी असरात, फॉर एग्ज़ाम्पल हादसा देखने के बाद जो है ना बच्चा हर वक्त जो है ना उसके दिल में डर रहता है। फिर आता है एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स, मतलब बाहर ज़ाहिर होने वाले मसाइल। एक्सटर्नल मतलब हमारे सराउंडिंग में कोई भी इशू हो रहा है जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो वो एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें आता है ADHD, जिसे हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चा जो है हाइपर एक्टिव हो जाता है, मतलब एक जगह नहीं बैठता, हर वक्त जो है मूवमेंट करता रहता है और उसे फोकस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, फोकस नहीं कर पाता। फिर आता है कंडक्ट डिसऑर्डर। इसमें जो है ना बच्चा जो है ना जानबूझकर लड़ाई करता है, चीज़ें तोड़ता है या रूल्स को फॉलो नहीं करता। फिर हमारे पास आता है एपिटाइट डिसऑर्डर। एपिटाइट डिसऑर्डर हमारे पास जो है मतलब भूख, सही, एपिटाइट भूख को कहते हैं ना, तो इसमें हमारे पास आता है ईटिंग डिसऑर्डर। सही है,
मतलब खाने की जो है ना बहुत ज़्यादा खाने की आदत हो जाती है। सब्सटेंस अब्यूज़ मतलब वो जो है ना नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करता है। मेंटल रिटार्डेशन उसकी जो ज़हनी तवाज़ुन है या मेंटल डेवलपमेंट जो है वो उसकी एज के मुताबिक नहीं होती, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे को जो इंटेलिजेंस है वो तो नॉर्मल होती है इसमें, लेकिन उसे जो है ना पढ़ने और लिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बच्चा तो इंटेलिजेंट होता है लेकिन उसको जो है ना रीडिंग और राइटिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। ये कहलाता है लर्निंग डिसेबिलिटी। फिर आता है अर्ली ऑनसेट मेजर इलनेस। इसमें सबसे पहले आता है स्किज़ोफ्रेनिया या जिसे हम शिज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा ऐसी आवाज़ें सुनता है जो हकीकत में मौजूद नहीं होती, सही है। और इसमें ये वो फ़ास्ट बिलीव भी रख रहा होता है बच्चा। फिर आता है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में जो है ना बच्चा जो है कभी मैनिक एपिसोड में होता है, ठीक है, मतलब कभी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मतलब बहुत ज़्यादा उदास रहता है, ठीक है। और ट्रामा रिस्पॉन्स वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर हम पढ़ते हैं ऑटिज़म। ऑटिज़म इज़ अ न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट बिगिंस अर्ली इन चाइल्डहुड एंड लास्ट थ्रू आउट अ पर्सनस लाइफ। ऑटिज़म जो है ना ये हमारे ब्रेन की डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। ये जो है ना चाइल्डहुड में स्टार्ट होती है, मतलब ये बचपन में शुरू होती है और पूरी ज़िंदगी रह सकती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1-2 साल का बच्चा जो है ना वो दूसरों से बात नहीं करता, बड़े होने पर भी उसको जो है ना यही मुश्किलात रहती हैं, ठीक है। इट अफेक्ट्स हाउ अ पर्सन एक्ट्स एंड इंटरेक्ट्स विद अदर, कम्युनिकेट्स एंड लर्न्स। ये बीमारी अफेक्ट करती है कि बच्चा जो है ना किस तरह बिहेव कर रहा है, दूसरों से कैसे मिलता है, कैसे बात करता है दूसरों से, और किस तरह ये सीखता है, कैसे सीखता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लास में टीचर कोई सवाल पूछे तो बच्चा जो है ना जवाब नहीं देता और वो खामोश ही खड़ा रहता है, तो ये ऑटिज़म हो सकता है। It impairs the child's communication, social skills and causes repetitive behavior. ऑटिज़म में जो है ना बच्चे की जो बातचीत है मतलब कम्युनिकेशन, उसकी सोशल स्किल्स, उसके रिपीटेटिव बिहेवियर मतलब बार बार एक ही काम करने की आदत को अफेक्ट कर रहा होता है। रिपीटेटिव मतलब एक काम को वो बार बार रिपीट करने की जो आदत होती है ना उसके, ये ऑटिज़म उसको अफेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा जो है ना खिलौना गाड़ी जो है, एक छोटा सा बच्चा हो उसके पास जो गाड़ी होती खिलौना जो होता है वो उसको बार बार सिर्फ घुमाता रहता है। इसकी कॉजेज़ हम देखते हैं इडियोपैथिक जो कि अननोन होती है, ठीक है, इसका असल रीज़न मालूम नहीं है। फिर आते हैं जेनेटिक, ख़ानदान या जीन्स की वजह से भी आ सकते हैं। इन्वायरमेंटल मतलब ये जो है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, या फीटल स्टेज से के दौरान भी जो है ना इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है, इस डिसीज़ के होने में। फिर आता है साइन एंड सिम्टम्स। पहला है कम्युनिकेशन, मतलब जो है बच्चे को ना बात करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। डिले स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स, बच्चा बोलना देर से शुरू करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल की उम्र में भी बच्चा एक वर्ड भी नहीं बोल पाता है। इकोलेलिया, दूसरों की बात बार बार दोहराता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे को उसकी अम्मी बोले कि आप खाना खाओ तो बच्चा फिर भी यही अल्फाज दोहराएगा कि खाना खाओ खाना खाओ, ठीक है। गिव अनरिलेटेड आंसर्स टू क्वेश्चन, ठीक है, गैर मुतालिक जवाब देता है, ठीक है, सही है। अगर मैं कि उस बच्चे से पूछूं जो कि चाइल्ड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से अफेक्टेड है, ऑटिज़म से अफेक्टेड हो, मैं उससे पूछूं कि तुम्हारा नाम क्या है तो वो कहेगा आज बारिश हो रही है, ठीक है। फिर आते हैं इंटरेक्शन, नॉट रिस्पॉन्ड टू दियर नेम बाय 12 मंथ्स ऑफ एज। 1 साल की उम्र तक जो है ना वो नाम पुकारने पर जवाब नहीं देता है। अगर कोई उसका नाम ले तो वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, आंखों में देखकर बात नहीं करता, ठीक है। फिर आता है ट्रबल अंडरस्टैंडिंग, सही है। अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, उसको समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वांट्स टू बी अलोन, अकेले रहना पसंद करता है। अवॉइड फिजिकल कॉन्टैक्ट, गोद में आने या गले लगने से बचता है, सही है। फिर आता है अनयूजुअल बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सेस, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइन अप टॉयज और अदर ऑब्जेक्टिव्स। बिहेवियर जो है उसका एग्रेसिव होता है, मतलब वो गुस्सा करता है या मारता है। यूजुअल मूड और इमोशनल
रिएक्शंस, मतलब उसके जो जज्बात है गैर मामूली होते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा रोता है, ठीक है, गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, उसमें जो है ना उसको ना डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, मतलब वो जो है ना बहुत ज़्यादा देर तक तवज्जो नहीं रख पाता। सही है। फिर पढ़ते हैं अनयूजुअल बिहेवियर्स एंड रिस्पॉन्सेस। लाइन्स ऑफ टॉयज़ और अदर ऑब्जेक्ट्स, वो जो है ना खिलौनों को सिर्फ किताब में लगाता है, ठीक है। प्लेस विद टॉयज़ द सेम वे एवरी टाइम, हर दफ़ा जो है ना एक ही तरीके से खेलता है, ठीक है। लाइक पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ई.जी. व्हील्स, सिर्फ पहियों या किसी एक हिस्से में दिलचस्पी लेता है, ठीक है। इज़ वेरी ऑर्गेनाइज, हर चीज़ को एक ख़ास तरतीब में रखता है, ठीक है। गेट अपसेट बाय माइनर चेंजेस, छोटी सी भी तब्दीली हो ना तो वो बच्चा क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। रोज़ नीली प्लेट में खाता था और आज उसको रेड प्लेट में दी तो वो रोने लग गया, ठीक है। तो इस तरह के हो सकता है। हैज़ ऑब्सेसिव इंटरेस्ट, मतलब सिर्फ एक ही चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, ठीक है। सिर्फ अगर किसी बच्चे को ट्रेन ज़्यादा पसंद है तो वो सिर्फ ट्रेनों के बारे में बात करता है, ठीक है। फिर आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में एजुकेशनल डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, बच्चे के सीखने की जो सलाहियत है और उसकी जो एजुकेशनल कारकर्दगी है उसको हमने क्या करना है, इवेलुएट करना, उसका जायज़ा लेना कि मतलब एवरेज है या अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, ये हमने देखना है। बिहेवियर, बच्चे के रवैये का हमने इवेलुएट करना है, ठीक है। स्कूल इवेलुएशन, ठीक है, स्कूल के जो टीचर्स हैं उससे भी बच्चे के जो है ना रोल का इवेलुएशन करना है कि किस तरह के इसकी हैबिट्स हैं। फिर आता है ट्रीटमेंट। अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स ऑफन इंक्लूड, मतलब अगर हम जितनी जल्दी इलाज शुरू करेंगे उतना बेहतरीन हमें रिज़ल्ट मिलेगा। बिहेवियर थेरापी, ये बच्चों को जो है ना अच्छा रवैया सिखाया जाता है। ये ऐसी थेरापी होती है जिसमें बच्चे के जो बिहेवियर है उसको गुड बिहेवियर सिखाया जाता है। फैमिली ट्रेनिंग, पेरेंट्स को सिखाया जाता है कि वो बच्चे को कैसे संभालें। स्पीच थेरापी, बोलने और ज़बान बेहतर बनाने की मशक। हेयरिंग इम्पेयरमेंट सर्विसेज, अगर सुनने में मसला हो तो उसका इलाज करवाएं। फ़िज़िकल थेरापी, जिस्मानी हरकत और तवाज़ुन बेहतर करना, ठीक है, अपनी बॉडी को बैलेंस करना, मूव करना। न्यूट्रिशन सर्विस, मतलब अच्छी न्यूट्रिशन होगी तो बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। हमने ऑटिज़म में पढ़ा था 3 मेन प्रॉब्लम्स थे। एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम उसको थी, मतलब बातचीत करने में मुश्किल थी। सोशल इंटरेक्शन प्रॉब्लम थी, लोगों से मिलने में मुश्किल थी होती थी। रिपीटेटिव बिहेवियर, मतलब एक ही काम को बार बार करता है, ठीक है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ ऑटिज़म तो आपने यही 3 मेन प्रॉब्लम्स बता देनी है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं एस्पर्जर्स सिंड्रोम, सही है, also known as Asperger's developmental disorder characterized by significant difficulties in social interaction and non-verbal communication along with restricted and repetitive patterns of behavior and interest, ठीक है। एस्पर्जर सिंड्रोम जो है ना ये हमारे पास जो है ना एक ब्रेन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ये भी, ठीक है। इसमें जो है ना बच्चे को लोगों से जो है ना सोशली इंटरेक्ट करने में मुश्किल होती है, मतलब लोगों से घुलने मिलने में ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। इसमें जो है ना बच्चे को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मुश्किल होती है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, हम विदाउट वर्ड्स के जो है ना बात को क्लियर कर रहे होते हैं साइंस और गेस्चर्स के थ्रू, ठीक है। जैसे चेहरे के जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है या हम साइन कोई शो कर रहे हो, ठीक है, हाथ से, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसको भी समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। कौन से उसमें, एस्पर्जर सिंड्रोम में। फिर आता है एक ही काम या एक ही चीज़ में बहुत बार बार दिलचस्पी लेता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि रिपीटेटिव बिहेवियर, ठीक है, बार बार एक काम या एक बिहेवियर को रिपीट करता है और उसी में इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो वही ट्रेनों वाली बात एग्जांपल ले लेते हैं कि वो बच्चा क्या कर रहा था, सिर्फ ट्रेनों की बात करता है, सिर्फ वो दूसरों की बात नहीं सुनता, उसे कोई और कार वगैरह कुछ भी पसंद नहीं आता, वो सिर्फ ट्रेन को देखता है और उसी से ही खुश होता है, ठीक है। और अगर कोई खुश हो या गुस्से में हो तो वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं समझ पाता कि भाई हाँ मुझे गुस्सा कर रहे हैं। फिर इसकी कॉजेज़ हमारे पास आती हैं इडियोपैथिक मतलब उसकी असल वजह मालूम नहीं होती, अननोन। इनहेरिटेड मतलब ये जीन से आ सकती है। फिर आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अब ये भी वही सेम है, सही है।
पैदाइश के दौरान या हमारे सराउंडिंग के कुछ भी फैक्टर्स हों वो असर डाल सकते हैं। फिर आता है साइन एंड सिम्टम्स। नॉट मेक आई कॉन्टैक्ट, बच्चा जो है ना आंखों में देखकर बात नहीं कर पाता, ठीक है। फ्लैट फेशियल एक्सप्रेशन और इमोशनलेस, चेहरे पर उसके जो है ना इमोशंस बिल्कुल भी नज़र नहीं आते, ठीक है। आप उसको खुशखबरी सुनाओ या उसको डांटो, उसका जो फेस है वो एक ही तरह ही रहेगा। स्पीक इन अ फ्लैट रोबोटिक काइंड ऑफ वे, एक ही लहजे में मशीन की तरह, रोबोट की तरह बात करेगा, ठीक है, जैसे AI करते हैं। खुश या गम की आवाज़ में फ़र्क नहीं करता। टॉक अबाउट हिमसेल्फ मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर सिर्फ अपनी बातें करता रहता है, ठीक है। वो दूसरों की बात सुनने के बजाय सिर्फ अपनी पसंद की चीज़ों की बात करता रहता है। डिसलाइक चेंज, ठीक है, वो जो है ना चेंजेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अगर डेली आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो एक सीट पे बैठते हैं, अगर उसकी सीट चेंज हो जाए तो वो फिर परेशान हो जाते हैं। फिर आता है ट्रीटमेंट। अब इसका ट्रीटमेंट है सबसे पहले तो एजुकेशन। हमने एजुकेशनल प्रोग्राम्स देना होता है इन बच्चों को, ठीक है। इनके लिए एक स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम होता है ताकि जो है ना बच्चा जो है ना बेहतर सीख सके। फिर कैरियर काउंसलिंग, बड़े होने पर जो है ना उनको मुनासिब प्रोफेशन मुंतखब करने में जो है ना रहनुमाई करते हैं। वोकेशनल सपोर्ट, हम उनको जो है ना रोज़गार से मुतालिक जो है ना स्किल्स सिखाते हैं, ठीक है। साइकोथेरापी, इसमें जो है ना एक जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसके ज़रिए ज़हनी और जज्बाती मदद मिलती है। CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, इसमें जो है ना बच्चे की जो नेगेटिव सोच है उसको क्या करते हैं पॉजिटिव में बदल देते हैं। फिर आता है पेरेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसमें जो है पेरेंट्स को सिखाया जाता है कि बच्चे को कैसे संभालना है। फिर आता है मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट एंड मूड स्टेबलाइज़र, अगर ज़रूरत हो तो डिप्रेशन या मूड के मसाइल के लिए क्या दी जाती हैं, दवाएँ दी जाती हैं। फिर आता है ADHD, ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। हम क्या कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये जो है ना ऐसी डिज़ीज़ है ना जिसमें बच्चे को जो है ना अटेंशन एक जगह पे फोकस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। बच्चा बहुत ज़्यादा मूव करता है जिसे हम हाइपर एक्टिव कहते हैं, और बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं जिसे हम इम्पल्सिव कहते हैं, ठीक है। is a developmental condition of inattention, restlessness, distractibility with or without accompanying hyperactivity। अब ये जो है ना दिमागी जो हमारे डेवलपमेंटल कंडीशन होती है ब्रेन की, उसकी डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें बच्चा जो है ना तवज्जो नहीं दे पाता, बेचैन रहता है, आसानी से उसका जो ध्यान जो है ना बढ़ जाता है, और कभी हाइपर एक्टिव होता है और कभी नहीं भी होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहा हो लेकिन बच्चा बार बार खिड़की की तरफ देखने लगे, ये अक्सर BSN स्टूडेंट ऐसा करते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ ADHD इन चिल्ड्रन। सबसे पहले आता है हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव ना। Children show both hyperactive and impulsive behavior, but for the most part they are able to pay attention। इसमें जो है ना बच्चा बहुत ज़्यादा हरकत करता रहता है और जल्दी में काम करता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तवज्जो दे सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, क्लास में बार बार खड़ा हो जाता है लेकिन सबक भी वो सुन पाता है। फिर आता है इनअटेंटिव, formerly called attention deficit disorder। These children are not overly active, they do not disturb the classroom or other activities, so their symptoms might not be noticed। पहले ना हम इसको ना क्या कहा जाता था, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ठीक है, ADD कहते थे। अब जो है ना इसको इनअटेंटिव कहते हैं, ठीक है। इसमें ना बच्चा जो है ना ज़्यादा मूव तो नहीं करता, मूवमेंट ज़्यादा नहीं करता, लेकिन फोकस नहीं कर पाते, ठीक है। वो अपने ख्वाबों में खोए रहते हैं, इसलिए अक्सर उनकी बीमारी जो है ना जल्दी पकड़ी नहीं जाती, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें जो है अगर टीचर पढ़ा रहा है लेकिन बच्चा खामोश तो बैठा हुआ है, लेकिन उसके जो जहन है कहीं और है, मतलब फ़िज़िकली तो वो प्रेजेंट है लेकिन मेंटली वो कहीं और है, किसी और यादों में गुम है। फिर आता है कंबाइंड चिल्ड्रन विद दिस टाइप ऑफ ADHD शो बोथ कैटेगरीज ऑफ सिम्टम्स, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ADHD। इस टाइप में जो है ना बच्चे में हाइपर एक्टिविटी भी होती है, इनअटेंशन भी होती है, और ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर की सबसे कॉमन टाइप है, ठीक है। इसके सिम्टम्स में हमारे पास आता है
इनअटेंशन के सिम्टम्स सबसे पहले हैं गेट बोर्ड आफ्टर फ्यू मिनट्स, मतलब कुछ मिनट के बाद ही वो बोर हो जाता है, ठीक है। कंप्लीटिंग टास्क इज़ डिफ़िकल्ट, उसको काम मुकम्मल करना मुश्किल लगता है, ठीक है। फॉरगेट थिंग्स इजली, बातें जल्दी भूल जाता है। मेमोरी प्रॉब्लम होती है, मतलब उसकी जो मेमोरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। ट्रबल सेइंग सीटेड ड्यूरिंग क्लास और एक्टिविटीज़, क्लास में जो है एक जगह बैठ नहीं सकता। स्टार्टिंग मल्टीपल टास्क एट सेम टाइम, एक वक्त में कई काम शुरू कर देता है लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाता। हाइपर एक्टिविटी, अनेबल टू सिट स्टिल एंड पे अटेंशन इन क्लास, क्लास में जो है सुकून से नहीं बैठता और तवज्जो भी नहीं दे पाता। रोम अराउंड द रूम, कमरे में इधर उधर घूमता रहता है। इम्पल्सिटिविटी, अनेबल टू थिंक बिफोर एक्ट, बग़ैर सोचे फ़ौरन काम मुकम्मल कर देता है, ठीक है। टीचर के जो है क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले ही जवाब देते देता है, अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू मेक एंड कीप फ्रेंड्स, दोस्त बनाना और दोस्ती कायम रखने में उसको बहुत मुश्किल होती है। कैन नॉट वेट फॉर थिंग्स, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकता। विगल देयर फिट, बार बार पाँव हिलाता रहता है, ठीक है। नॉइजली टैप अ पेंसिल, पेंसिल को मुसलसल जो है ना मेज़ पर मारता रहता है, या कभी बार बार गोल पेन को कभी बंद करता है कभी खोलता है, बंद करता है, टक टक की आवाज़ आ रही होती है, ठीक है। फील इंटेंसली रेस्टलेस, हर वक्त शदीद बेचैनी उसको फील हो रही होती है, ठीक है। फिर है डायग्नोसिस ना, डायग्नोसिस में हिस्ट्री, चाइल्ड, पेरेंट एंड टीचर ऑब्जर्व द बिहेवियर, इसमें जो है ना बच्चे, उसके पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं उनसे जो है ना इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। और बच्चे के जो बिहेवियर है उसको इवेलुएट किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन, इसमें जो है ना फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है ताकि कोई देखा जा सके कि कोई दूसरी डिजीज़ तो नहीं है। फिर आते हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, इसमें विजन, हेयरिंग, वर्बल एंड मोटर स्किल्स सबको देखते हैं, ठीक है। मतलब मेंटल असेसमेंट किया जाता है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। इसमें विजन भी देखते हैं, हेयरिंग, वर्बल स्किल्स मतलब बोलने की सलाहियत, मोटर स्किल्स हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है उसको चेक किया जाता है। फिर आता है ट्रीटमेंट, मेडिकेशंस, सबसे पहले जो है ना मेडिकेशन है, मतलब ज़रूरत के मुताबिक जो है ना मेडिसिन दी जाती है इन बच्चों को, ठीक है, ताकि उनका फोकस बेहतर हो जाए और हाइपर एक्टिविटी जो है ना वो कम हो जाए। साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर थेरापीज़, बच्चे को जो है ना अच्छा बिहेवियर और अच्छी सोच सिखाई जाती है। साइकोथेरापी, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके साथ बातचीत के ज़रिए इलाज कराया जाता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, बच्चे की जो रॉन्ग थिंकिंग है उसको पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज किया जाता है, ठीक है, सही है। फिर आगे पढ़ते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर, ठीक है। कंडक्ट डिसऑर्डर इज़ अ सीरियस बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर दैट कैन ऑकर इन चिल्ड्रन एंड टीन्स। कंडक्ट डिसऑर्डर जो है ना ये हमारा जो है ना बिहेवियर इमोशनल बीमारी है जो बच्चों को और नौजवानों में हो सकती है, ठीक है, सही है। इसमें सीरियस बिहेवियर होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक 10 साल का बच्चा है वो हर वक्त लड़ाई करता रहता है, दूसरों को मारता है और किसी की बात नहीं मानता ना, तो ये कंडक्ट डिसऑर्डर में आएगा। अ चाइल्ड विद दिस डिसऑर्डर में डिस्प्ले अ पैटर्न ऑफ डिस्ट्रप्टिव एंड वायलेंट बिहेवियर एंड हैव प्रॉब्लम फॉलोइंग रूल्स। इस बीमारी में ना बच्चा जो है ना बार बार बदतमीज़ी करता है, तशद्दुद करता है दूसरों पर, ठीक है, रूल्स को बिल्कुल भी नहीं मानता। ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं, बार बार ये करता है, ठीक है। रोज़ाना स्कूल में लड़ाई करना, चीज़ें तोड़ना और टीचर की बात को ना मानना, तो ये कंडक्ट डिसऑर्डर में आता है, ठीक है। फिर इसके सिम्टम्स आते हैं, सबसे पहले है एग्रेसिव बिहेवियर, फाइटिंग, बुलिंग, बीइंग क्रूअल टू अदर्स और एनिमल्स, यूजिंग वेपन्स एंड फोर्सिंग अनदर इनटू सेक्सुअल एक्टिविटी। सबसे पहले क्या है, वो लड़ाई करता है, दूसरों को तंग करता है, मतलब बुली करता है, जानवरों या लोगों पर जुल्म कर सकता है, हथियार इस्तेमाल करता है और दूसरों पर ज़बरदस्ती करता है। देखो, इसकी एग्जाम टिप ये है कि आपने जो है ना आखिरी पॉइंट सिर्फ ये याद रखना है कि ज़बरदस्ती या दूसरों के लिमिट्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी करता है, ये भी कंडक्ट डिसऑर्डर की अलामत हो सकती है, ठीक है। फिर आता है डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जानबूझकर दूसरों की चीज़ें तोड़ना, खिड़की का शीशा पत्थर मार कर तोड़ देना, तो ये डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में आता है, ठीक है। वायलेशन ऑफ रूल्स, रनिंग अवे, स्किपिंग स्कूल, देखो इसमें जो है ना वो रूल्स को तोड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर से भाग जाता है, स्कूल से गैर हाजिर रहता है, मतलब बंक कर देता है,
फिर आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में इसकी दो हैं, साइकोथेरापी और मेडिकेशन। साइकोथेरापी में साइकोलॉजिस्ट जो है ना उसके बिहेवियर को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मेडिकेशन में अगर नीड हो तो उसका जो गुस्सा है उसको दूसरे मसाइल को कम करने के लिए जो है ना मेडिसिन दी जाती हैं। फिर आता है लर्निंग डिसऑर्डर। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर न्यूरोलॉजिकली बेस्ड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स। देखो, लर्निंग डिसेबिलिटी जो है ना हमारे ब्रेन के जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के मसले की वजह से होती है, ठीक है। यानी बच्चा जो है ना बेवकूफ़ नहीं होता, बल्कि उसके जो ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन को सही तरीके से अंडरस्टैंड या यूज़ नहीं कर पाता, ठीक है। इसमें ये होता है, बच्चा खुद बेवकूफ़ नहीं होता, लेकिन उसका जो ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन को सही तरीके से या तो इंटरप्रेट नहीं करता या फिर उसको यूज़ नहीं कर पाता, ठीक है। These processing problems can interfere with learning basic skills such as reading, writing and or math। इस वजह से बच्चे को जो है ना रीडिंग करने में, राइटिंग में, मैथ में जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। अब लर्निंग डिसऑर्डर के हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है डिसलेक्सिया, लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिफ़िकल्टी रीडिंग, स्पेलिंग, राइटिंग एंड मैथ, ठीक है। मतलब ये जो है ना पढ़ने और ज़बान से मुतालिक बीमारी है, ठीक है। मतलब इसमें जो है ना बच्चे को जो है पढ़ने में, स्पेलिंग करने में, हिजा करने में, लिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चा जो है ना लफ्ज़ स्कूल को बार बार गलत पढ़ता है, ठीक है। APD ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इसको कहते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग सर्टेन साउंड्स। इसमें जो है ना कान तो सही सुनते हैं, मतलब कान का कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो दिमाग है, जो हमारा ब्रेन होता है, वो जो आवाज़ को सही नहीं समझ रहा होता है, ठीक है। टीचर बोल रहा होता है लेकिन बच्चा सही समझ ही नहीं पा रहा होता है, ठीक है। फिर आता है डिसकैल्कुलिया, मैथ सीखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। 3+2 भी वो जो है बार बार भूल जाता है। फिर आता है कोमॉर्बिड विद डिसलेक्सिया, यानी डिसलेक्सिया के साथ अक्सर बाज़ औक़ात क्या होता है डिसकैल्कुलिया भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन करने में जो है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। फिर आता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया मतलब डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर अफेक्टिंग फाइन ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन। इसमें जो है बॉडी की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो शूज़ की जो लेसेस हैं उनको बांधने या गेंद को पकड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। फिर आता है इसकी कोशिश इसकी जेनेटिक की वजह से हो सकती है, ठीक है। ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से हो सकती है, मतलब ड्यूरिंग डेवलपमेंट ब्रेन में कोई इशू हो, या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी इस पर अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट जो है स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज देते हैं, ठीक है। मतलब स्पेशल एजुकेशन होती हैं जो बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक होती है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, इसमें हर बच्चे के लिए जो ना अलग अलग जो है ना तालीमी प्लान बनाया जाता है, ऐसे ही एजुकेशनल प्लान बनाया जाता है। हमारा वाला तो इंडिविजुअलाइज नहीं होता ना, नॉर्मल के लिए जनरलाइज होता है, जबकि स्पेशल बच्चों के लिए इंडिविजुअलाइज होता है, मतलब स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम होता है जिसको IEP भी कहते हैं। फिर आते हैं इंटरवेंशन फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मतलब जिस चीज़ में मुश्किल होती है ना उस बच्चे को उसके मुताबिक खुसूसी उसको तरबियत दी जाती है। फिर पढ़ते हैं, आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन इज़ अ कंडीशन डेट इज़ मोर सीवियर देन नॉर्मल सैडनेस एंड कैन सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर विद अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू फंक्शन। डिप्रेशन जो है ना ये नॉर्मल उदासी नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा सीवियर उदासी होती है, मतलब सीवियर किस्म का जो है ना शदीद उदासी होती है कि बच्चा जो है ना अपनी डेली लाइफ से ये अपनी स्टडी और खेल कूद भी सही से नहीं कर पाता, ठीक है। बच्चा पहले जो है ना हर रोज़ खेलता था, पूरा दिन खामोश और अकेला रहता है। ऑफ प्री स्कूल 2% ऑफ प्री स्कूल एंड स्कूल एज चिल्ड्रंस, ठीक है। मतलब तकरीबन 2% जो हैं छोटे और स्कूल जाने वाले बच्चों को डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। फिर आता है सुसाइड, थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन यंग पीपल 10 to 24 एज। मतलब 10 से 24 साल के जो यंग पीपल्स हैं, मतलब नौजवान हैं, उनमें जो है ना सुसाइड जो है ना मौत की सबसे बड़ी वजह में से थर्ड लीडिंग कॉज है, सही है, डेथ का। अब ये जो है ना ये सिर्फ स्टेटिस्टिक्स है, ये हमें याद रखनी है, ठीक है। ये मेंटल हेल्थ के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो है ना वो क्या है, सुसाइड है। लेकिन याद रखना है, एज भी याद रखनी है आपने कि यंग पीपल कौन सी एज में, 10 से 24। फिर आते हैं इसकी कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं। नो स्पेसिफिक कॉज, इसकी
एक ही ख़ास वजह नहीं होती, ठीक है। बायोलॉजिकल सीरोटोनिन, मतलब हमारे ब्रेन में ना सीरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल होता है ना, अगर इसकी कमी हो जाए ना तो उससे भी डिप्रेशन होता है, ठीक है। देखो, अगर सीरोटोनिन कम होगा तो डिप्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। साइकोलॉजिकल कॉज मतलब कोई हमें स्ट्रेस हो या कोई ट्रॉमा हुआ हो या फिर कंसिस्टेंट कोई एंजाइटी जो लॉन्ग टर्म की वजह से हो, तो वो भी इस की वजह बन सकती है, डिप्रेशन की वजह बन सकती है। फिर आता है सिम्टम्स। पहला है सैडनेस, हर वक्त उदास रहना, इरिटेबल मूड, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, खेलने या पसंदीदा कामों में दिल ना लगना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, तवज्जो ना लगना, लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान बार बार बढ़ जाता है बच्चे का, वेट लॉस, वज़न कम होना, चेंज पैटर्न ऑफ स्लीप, मतलब नींद जो है ना बहुत ज़्यादा या बहुत कम आती है बच्चे को, एजिटेशन, बेचैनी और घबराहट होती है, फैटिग, हर वक्त बच्चा जो है ना थकावट महसूस करता है, थॉट्स ऑफ सुसाइड, मतलब उसको ऐसी ख़याल आते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो रही है उसकी, ठीक है, मतलब ज़िंदगी ख़त्म करने जैसे उसको ख़यालात आते हैं। इम्पेयर्ड स्कूल परफॉर्मेंस, पढ़ाई ख़राब हो जाना, सही है। फिर सोशल विड्रॉल, दोस्तों और घर वालों से जो है ना वो अलग रहता है, ठीक है। फिर आता है डायग्नोसिस, मेडिकल असेसमेंट, डॉक्टर जो है ना उसका जो है ना कंप्लीट मेडिकल असेसमेंट कर रहा होता है। फिज़िकल एग्जामिनेशन के थ्रू डिजीज़ को चेक किया जाता है कि कोई और डिजीज़ तो नहीं है। मेंटल हेल्थ क्वेश्चन, बच्चे से ना उसके इमोशन, ठीक है, थिंकिंग और उसके बिहेवियर से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आता है ट्रीटमेंट, लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट, मतलब अगर बच्चे की लाइफ स्टाइल को एडजस्ट कर दे तो उससे भी इफ़ेक्ट अच्छा आता है, उसकी ट्रीटमेंट है, ठीक है। मतलब अच्छी नींद लें, बैलेंस डाइट खाएं, ठीक है, वर्जिश करें और अपने जो है ना टाइम टेबल सेट करें डेली का। साइकोथेरापी, इसमें जो है ना साइकोलॉजिस्ट जो है ना बातचीत के ज़रिए इलाज करता है, ट्रीट कर रहा होता है। मेडिकेशन, अगर डिप्रेशन ज़्यादा शदीद हो तो दवाएं दी जाती हैं। फिर आते हैं साइकोथेरापी। अब साइकोथेरापी में हमारे पास है इंटरपर्सनल थेरापी, जिसे आईपीटी कहते हैं। मतलब ये वो थेरापी होती है जिसमें बच्चे के लोगों के साथ जो है ना सोशल इंटरेक्शन है उसको बेहतर बनाया जाता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी सीबीटी, इसमें जो है ना जो नेगेटिव सोच है उसको पॉजिटिव सोच में बदलते हैं, जिससे बिहेवियर क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है। इसकी मेडिकेशन हमारे पास है सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SSRIs कहते हैं। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे ब्रेन में सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देती हैं, जिससे डिप्रेशन की अलामात क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है फ्लोक्सिटीन, जिसे हम प्रोजेक कहते हैं, सर्ट्रालिन, जोलोफ्ट और पैरोक्सिटीन, पैक्सिल इसके एग्जाम्पल में आता है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओवरऑल यूनिट को समराइज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑटिज़म के बारे में। ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन और रिपीटिटिव बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा होता है। एस्पर्जर सिंड्रोम में हमने क्या पढ़ा था कि ये माइल्ड फॉर्म होती है ऑटिज़म की, लेकिन इसमें इंटेलिजेंस तो नॉर्मल होता है, लेकिन सोशल स्किल्स जो है बच्चे की क्या होती है, पुअर होती हैं। ADHD में हमने क्या पढ़ा था, ये इसमें इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी होती है और बच्चा इम्पल्सिव होता है, मतलब जल्दबाजी में काम करता है, ठीक है। कंडक्ट डिसऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था कि बच्चा जो है ना लॉन्ग टाइम एग्रेसिव होता है, परसिस्टेंट एग्रेसिव बिहेवियर होता है और वो रूल्स को ब्रेक करता है। लर्निंग डिसऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था, ब्रेन की प्रोसेसिंग का डिसऑर्डर होता है जिससे लर्निंग डिफ़िकल्टीज होती हैं, ठीक है। फिर मेंटल रिटार्डेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो है ना बच्चे के जो एवरेज IQ लेवल है वो क्या होता है, उसमें पुअर एडेप्टेशन डेली लिविंग स्किल्स होती हैं, ठीक है। मतलब मेंटली रिटार्डेड होता है, उसका IQ लेवल जो है ना उसकी एज के हिसाब से बहुत कम होता है, ठीक है। फिर आता है डिप्रेशन, सीवियर सैडनेस अफेक्टिंग डेली फंक्शनिंग। इसमें जो है ना ये लॉन्ग टर्म सैडनेस की वजह से सैडनेस होती है जो कि हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रही होती है, तो ये क्या है, डिप्रेशन, सही है। डिसलेक्सिया का मतलब क्या था, रीडिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है। APD, इसमें जो है ना हेयरिंग में डिफ़िकल्टी होती है। फिर आता है डिसकैलकुलिया,
इसमें मैथ सॉल्व करने में, कैलकुलेशन करने में डिफ़िकल्टी होती है, और डिस्पेरेक्सिया में बॉडी की कोऑर्डिनेशन या मूवमेंट करने में डिफ़िकल्टी होती है। ADHD की 3 टाइप्स थी। हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और वो सोचे बगैर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इनअटेंटिव में क्या था, पुअर अटेंशन होती है लेकिन वो हाइपर एक्टिव नहीं होता। कंबाइन में जो है वो हाइपर एक्टिव भी होगा और इनअटेंशन भी होगा, और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है हाइपर ADHD की। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ADHD होगी तो आपने लगाना है कंबाइन पे, ठीक है, सही है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का कंप्लीट लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि अब ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल ईजी हो गया होगा ना। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने BSN और नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो स्मार्ट नर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, और अगर किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन हो तो वो भी लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी यूनिट का अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जहाँ मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ट्रिक्स, रिपीटेड MCQs और इजी कंसेप्ट के साथ प्रिपेयर कराऊंगी। Until then, keep learning, keep growing, and I'll see you in the next lecture. Allah Hafiz.